सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में किए गए 103वें संशोधन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। इस वीडियो को अवश्य सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब इस निर्णय ने कई कथित दलित चिंतकों और आरक्षण समर्थक लोगों के पेट में नई मरोड़े दे दी है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आइए जानते हैं उनके हिसाब से क्या हुआ। उनके हिसाब से गलती पिछड़ा दलित आरक्षण का हकदार है, लेकिन एक गरीब पिछड़ा सामान्य व्यक्ति नहीं। खैर, इस पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। इस निर्णय के दौरान न्यायाधीशों की टिप्पणियां बहुत अहम है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक भूलों को सुधारना, ध्यान से सुने आप लोग और लाइक का बटन अभी दबा दें, एवं समाज में सभी को समान अवसर देना था। 7 दशक में भी यदि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने भी कहा कि आरक्षण को अनंत काल तक चलने वाली व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता है। हम वेट कर रहे हैं। न्यायाधीशों की इन टिप्पणियों ने एक बार फिर दोस्तों आरक्षण के औचित्य एवं इसकी समीक्षा पर चर्चा को बल दिया है, और शायद जिसकी समाज को आज सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत में आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस पर जमकर राजनीति होती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद आरक्षण की नीति आई तो जरूर, हालांकि स्वतंत्रता से पहले ही इसका विचार आने लगा था। वैसे बताते चलूं कि दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी अलग अलग नाम एवं प्रावधानों के साथ आरक्षण से मिलती जुलती व्यवस्था ही देखने को मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि आरक्षण व्यवस्था का इतिहास क्या है। अंत तक वीडियो को देखिए, समझिए, यकीन मानिए ऐसे कई सवालों के, उलझे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों 1882 में प्राथमिक शिक्षा को लेकर हंटर कमीशन गठित हुआ। तब ज्योतिराव फूले ने वंचित तब के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी। मैं साल दर साल भी बता रही हूँ आपको। 1891 में त्रावणकोर रियासत में सिविल नौकरियों में बाहर के लोगों को प्राथमिकता देने के विरुद्ध सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग हुई। अब 1901 से लेकर 1902 में कोल्हापुर रियासत के छत्रपति शाहू जी महाराज ने आरक्षण व्यवस्था शुरू की। वंचित तब के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही हॉस्टल भी खोले गए थे। ऐसे प्रावधान किए गए जिससे सभी को समान आधार मिल सके। वह वर्ग विहीन समाज के पक्षधर थे। 1902 की अधिसूचना में पिछड़े वंचित समुदाय के लिए नौकरियों में 50% के लगभग आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1908 में जाकर अंग्रेजों ने जिन जातियों की प्रशासन में कम हिस्सेदारी दी थी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ प्रावधान किए गए। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब सोचिए कि आरक्षण कब से ये शब्द है। बाद में पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। मोरारजी के नाम आपने सबने सुना होगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों की पहचान के लिए 1979 में संसद सदस्य विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया। सीटों का आरक्षण और कोटे का निर्धारण भी आयोग का ही उद्देश्य था। अब आगे समझते हैं। आयोग के पास अन्य पिछड़ा वर्गों, मतलब जिसे हम और आप ओबीसी कहते हैं, में शामिल उपजातियों का वास्तविक आंकड़ा नहीं था। आयोग ने 1930 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर 1257 समुदायों को पिछड़ा घोषित करते हुए उनकी जनसंख्या 52% निर्धारित की थी। दोस्तों
1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी शामिल करते हुए कोटे की व्यवस्था को 22% से 49.5% तक करने का सुझाव दिया था। इसमें ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान किया गया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसके सुझावों को लागू किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैधानिक ठहराते हुए व्यवस्था दी कि किसी भी स्थिति में आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2014 में तत्कालीन योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच एससी, एसटी और अन्य ओबीसी वर्गों में गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई और ये चीजें दर्ज की गई। दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी अलग अलग नाम एवं प्रावधानों के साथ आरक्षण में मिलती जुलती व्यवस्था देखने को मिलती है। समाज में हाशिए पर जी रहे और पीछे रह गए वर्गों के आगे लाने के लिए स्वतंत्रता से पहले से प्रयास शुरू कर दिए गए थे। विश्लेषण किया जाए तो इन प्रावधानों के समाज में व्यापक बदलाव भी देखने को मिला है। दोस्तों, बहुत बार ऐसी बात होती है कि रिजर्वेशन पे बात नहीं करते, आरक्षण पे बात नहीं करते। यह प्रश्न कई बार अलग अलग मंचों से भी उठता रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था से समाज के लक्षित वर्ग को कितना लाभ मिला है। क्या यह व्यवस्था अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल रही है? लाभार्थी जातियों के बीच भी अगड़े और पिछड़े जैसी स्थितियां बनने की बातें सामने आती है। कई मामलों में देखा गया है कि आरक्षण का लाभ लंबे समय से कुछ निश्चित लोग ही उठा रहे हैं। ये सत्य है। यह सवाल भी आता है कि जो अभी तक उपेक्षित है उस तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए। ध्यान देने की बात क्या है पता है आपको? ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि आरक्षण पर विमर्श के समय संविधान सभा में भी इसकी समय सीमा तय करने और समीक्षा को लेकर तर्क रखे गए थे। आरक्षण व्यवस्था को लेकर अनुभवों का आकलन करते हुए अब इसके स्वरूप पर चर्चा की आवश्यकता है। आरक्षण की व्यवस्था को वर्तमान स्वरूप में ही जारी रखना श्रेयस्कर है या इसमें समयानुकूल बदलाव किए जाने की आवश्यकता तो है। इसकी पड़ताल आज हम सब के लिए एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बात कोई नहीं करता। आरक्षण विवादास्पद मुद्दा हो गया है और न्यायिक निर्णय पर असहमति स्वाभाविक है, लेकिन प्रश्न है कि क्या देश में आरक्षण अनवरत चलता रहेगा? भले ही समय सीमा तय नहीं की गई, लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा अवश्य की थी कि कुछ समय पश्चात इसकी समीक्षा हो और समाज पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाए। हालांकि ऐसी कोई समीक्षा नहीं हुई। धीरे धीरे यह ऐसा राजनीतिक मसला बन गया कि किसी भी दल के लिए आरक्षण के विरुद्ध बोलना संभव ही नहीं रह गया है। आज चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो बोल ही नहीं पाती। स्थिति ये हो गई है कि आरक्षित समूह आरक्षण को आज अपना संवैधानिक अधिकार मानता है। विगत 7 दशक से अधिक से समय में राजनीतिक दलों और नेताओं ने जनता का मनोविज्ञान बिगाड़ दिया है। सबको अपनी समस्या का समाधान आरक्षण में दिखाई देता है। सिर्फ समाधान और बात करना है। कोई नहीं सोचता कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्या सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं? क्या आरक्षण पर हम हमेशा यूं ही लड़ते रहेंगे? कभी कभी लगता है कि जनता को आरक्षण में उलझाकर राजनीतिक दल स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो कहते हैं, अच्छे नेता जनता को असीमित और बुरे नेता जनता को सीमित संसाधनों की ओर ले जाते हैं। सीमित संसाधनों की ओर ले जाने से जनता में संघर्ष और वैमनस्य पैदा होता है। दोस्तों, आरक्षण ऐसा ही संसाधन है जहां विकल्प बहुत सीमित है।
और दूसरा आकांक्षी बहुत अधिक है। दूसरी ओर स्वरोजगार एवं असीमित क्षेत्र है। उस ओर युवाओं को प्रेरित करना अच्छे नेता का गुण। वर्तमान सरकार के स्टार्टअप, मुद्रा स्टैंडअप इंडिया आदि जैसे कदम सराहनीय हैं और इसकी आवश्यकता भी थी। स्वतंत्रता के बाद से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े आज काफी आगे निकल गए हैं। सामान्य वर्ग का युवा नहीं समझ पाता कि जिस पूर्ववर्ती शोषणवादी व्यवस्था में उसकी कोई भूमिका नहीं, उसका दंड वह क्यों भुगत रहा है। मुस्लिम समाज में 85% पसमानदा मुस्लिम है, जो मनतांत्रित, दलित, शोभित, पिछड़े हिंदू ही हैं। उन्हें तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। दलित पिछड़ों में भी अनेक उपवर्ग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल सका है। क्या हमें उनकी भी चिंता नहीं करना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह विचार आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी कि जाति के स्थान पर, रिपीट, जाति के स्थान पर वर्ग को आरक्षण का आधार बनाया जाए। इससे न केवल जातीय राजनीति पर प्रहार होगा, बल्कि जाति के स्थान पर वर्ग आधारित सामाजिक संरचना की आधारशिला बनेगी। समाज में सभी के पास उन्नति करते हुए स्वयं को अगले वर्ग में पहुंचाने का अवसर होगा और इसकी अब हमारे समाज को, हमारे देश की आवश्यकता है। मैंने इसीलिए बोला था कि इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, दूर दूर तक लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि ये ज्ञान, अगर आपको लगता है कि ज्ञान से ओतप्रोत और इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो डू शेयर इट, बिकॉज दिस इज मच नीडेड। एंड प्लीज बी ऑन दिस चैनल, दिस इज योर चैनल। चैनल पे बने रहें, फॉलो करते रहें, लाइक शेयर बटन दबाते रहें और अपनी क्षमता के अनुसार हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी सहायक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।